गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के चैनल में आज हम लोग ग्रामीण जीवन एवं शहरी जीवन के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में आज हम शहरी जीवन के बारे में जानेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने ग्रामीण जीवन पर चर्चा किया था और लोहे के प्रयोग ने उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने किसानी व्यवस्था के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि लोहे के प्रयोग से नदी घाटियों से दूर शहरों की स्थापना संभव हो सकी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात नदियों के किनारे विकसित सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई। परंतु लोहे के आविष्कार ने, लोहे के प्रयोग ने नदी घाटियों से दूर भी जीवन को संभव बना दिया और अब नगरों का जो है स्थापना नदी घाटियों से दूर होने लगे और ये शहरों की जो स्थापना होने लगी वह कांस्ययुगीन शहरों से ज़्यादा विकसित रही। जिस समय कांसे का प्रयोग होता था, इसके बाद जब लोहे का प्रयोग होने लगा मनुष्यों के जीवन में, तो लोहे के प्रयोग ने शहरों को ज़्यादा सुनियोजित और सुदृढ़ बनाया, जो कि कांस्ययुगीन काल में वह संभव नहीं हुआ था। तो इन शहरों के बारे में अध्ययन के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? ये शहर जो 3000 BC के समय में रहे थे, आज से 3000 साल पहले जो ये शहर रहे थे, तो इनके अध्ययन के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? तो अध्ययन का स्रोत हमारा जो इतिहास का मुख्य 2-3 स्रोत हैं, उसमें से एक है यात्रा वृत्तांत या यात्रा विवरण। ये यात्रा विवरण उस काल में आए यात्रियों के माध्यम से हमें मिले हैं, जैसे मेगास्थनीज या फिर फाहियान हर्षवर्धन के काल में, या अन्य यात्री जो उस समय राजाओं के द्वारा दूत बनाकर भेजे गए या हमारे देश घूमने के लिए आए, तो वे अपनी यात्राओं का विवरण अपनी पुस्तकों में किया। उसके माध्यम से हम अपने उस काल के शहरों के बारे में जान पाते हैं। पुरातात्विक स्रोत भी इसके में महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुदाई के होने से जो कुछ पुरातात्विक वस्तुएं हमें मिलती है, उन वस्तुओं के माध्यम से हम अपने उस काल के बारे में जान पाते हैं कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग उस काल के लोग करते थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक आता है आपका पुरातात्विक खुदाई से दिल्ली में मिला एक वलय कुआं। इस वलय कुआं को हम इससे समझ सकते हैं, ये देखिए रिंग की तरह बना हुआ कुआं है, जिसे रिंग कुआं भी कहा जाता है। इसका प्रयोग संभवतः गुसलखाने के रूप में या नालियों के रूप में या कूड़ेदान रखने के रूप में भी लोग करते होंगे, क्योंकि इसका कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ प्रमाण कि इस तरह के वलय कुएं का प्रयोग वे किस कार्य के लिए करते थे। लेकिन शहरों की खुदाई से जब इस प्रकार के वलय कुएं मिलते हैं तो हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर इन वलय कुओं का प्रयोग वे किस कार्य के लिए करते थे। तो इस वलय कुओं को हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी किताब में भी दी हुई है, इस तरह की वलय कुआं जो खुदाई में घर के अंदर से मिली है। तो इन वलय कुओं के मिलने से हम उस काल की कुछ बातों के बारे में जान पाते हैं। फिर है हमारा मूर्तिकला। मूर्तिकला के रूप में भी हम उस समय की बातों को जान पाते हैं, क्योंकि उस समय की कलाकृतियाँ कैसी रही, लोग किस प्रकार के मूर्तियाँ बनाने में दक्ष थे। तो इस चीज़ को हम अपने किताब के में भी देख सकते हैं। जो सांची की मूर्तिकला हमारी किताब में दी हुई है, इन मूर्तियों की नक्काशी और मूर्तियों की जो बनावट है, इससे हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोग उन्नत कलाकृति के धनी थे और उनके पास हस्तशिल्प कला दोनों बेहतर क्वालिटी का था। तो बच्चों, हम इन चीज़ों के माध्यम से प्राचीन शहरों के बारे में जान पाते हैं और उन शहरों के बारे में हम समझ पाते हैं कि हमारी शहरी व्यवस्था किस प्रकार रही होगी। उस काल के प्रमुख नगर पर हम जब चर्चा करते हैं तो रोपड़, रोजदी, भगवानपुर, मथुरा आदि नगर हमें मिलते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसमें मथुरा शहर जो है वो धर्म नगरी के साथ साथ कुषाणों की दूसरी राजधानी भी थी, यानी कि वहाँ से वे अपने राजकाज का संचालन करते थे। तो हम जब देखते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था से हमारा जीवन जब शहरी व्यवस्था की ओर आया, तो इस प्रकार के बड़े बड़े शहर वहाँ स्थापित होने लगे और इन शहरों में राजधानियाँ बनने लगी, जिस राजधानी से पूरा देश, पूरा राज्य संचालित किया जाने लगा। इन बड़े बड़े नगरों में
राजा रहते थे, मंत्रीगण रहते थे, सेनापति रहते थे। इसके अलावे शहर को चलाने के लिए सुनार, लुहार, बुनकर, व्यापारी आदि लोग भी निवास करते थे और सभी कोई मिलजुल कर शहर की प्रगति में अपना योगदान देते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो लौहजुगीन शहर हैं वे इन जगहों में स्थापित हुई जो व्यापार का केंद्र भी बना। तो हम लोग अगले भाग में व्यापार पर और व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले उन सिक्कों पे चर्चा करेंगे जो सिक्के उस काल में प्रयुक्त होते थे। तो हम लोग तीसरे भाग में मिलेंगे बच्चों और उस काल के सिक्कों पर चर्चा करेंगे, उस काल के व्यापार पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि लोग किस प्रकार से व्यापार का कार्य करते थे, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, व्यापार का माध्यम क्या था। तो थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगले भाग में।